एक ऐसी सल्तनत जहां चांदनी रातों में कहानियां जन्म लेती थी, जहां बादशाह जफरुद्दीन को अपनी राजकुमारी नीलम से बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन एक दिन नीलम ऐसी नींद में चली गई जहां से कोई लौट कर नहीं आता। हकीम आए, दरवेश आए, शहर के शहर खाली हो गए, लेकिन इलाज न मिला। तब किस्मत ने एक गरीब लोहार के बेटे अयाज को चुना। क्या अयाज कर पाएगा वो जो बड़े बड़े ना कर पाए? ये सिर्फ मोहब्बत की नहीं, हिम्मत, कुर्बानी और इंतकाम की दास्तान है। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी नीलम था, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। राजा उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। मलिका भी उसके गीत गाती थी। वो माँ बाप के प्यार और मोहब्बत में जिंदगी गुजार रही थी। राजकुमारी जब जवान हुई तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। कहते हैं राजकुमारी जब कहीं से गुजरा करती तो लोग उसे देखते ही रह जाते, क्योंकि उसके खूबसूरत काले बाल और मोटी मोटी आंखें लोगों को अपनी तरफ माइल करती थी। एक दिन हुआ यूं कि राजकुमारी रोज की तरह फूलों के बागीचे से होकर महल में आई। आते ही वो सीधे अपने कमरे में गई और सो गई। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक राजकुमारी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जब राजा और मलिका को फिक्र हुई तो उन्होंने दासियों को हुक्म दिया कि राजकुमारी नर्म कमरे में अभी तक क्या कर रही है, उसे कहो कि राजा बुला रहे हैं। राजा के आदेश पर जैसे ही दासियां कमरे में आईं, तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी नीलम गहरी नींद में है। उन्होंने लाख जगाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी नीलम गहरी नींद में थी और उनका कोई जवाब नहीं दे रही थी। दासियां मायूस वापस लौटती हैं। राजा और मलिका कहते हैं, क्या हुआ, शहजादी नीलम अभी तक आई ही नहीं? राजा साहब, शहजादी नीलम गहरी नींद में है। हमने लाख कोशिश की कि उन्हें नींद से जगाए, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में सो रही है। ये जानकर मल्लिका और राजा को फिक्र हुई। वो खुद गए और उन्होंने देखा तो सच में शहजादी नीलम गहरी नींद में सो रही थी। राजा शहजादी नीलम के पास जाते हैं और प्यार से उसे कहते हैं, ए मेरी प्यारी, उठ जाओ, कब से सो रही हो? लेकिन राजकुमारी नहीं उठती। ये देखकर मल्लिका का दिल धड़कने लगता है। मल्लिका कहती है, राजा जफरुद्दीन, राजकुमारी की तबीयत तो सही है, फौरन हकीम को बुलाया जाए। महल में हकीम को बुलाया गया। हकीम ने जब राजकुमारी का इलाज किया तो उसे कोई बीमारी नजर नहीं आई। ये कहकर वो चला गया कि राजकुमारी गहरी नींद में है और वो कभी भी उठ सकती है। शाम से रात हो चुकी थी, रात से सुबह हो गई, लेकिन शहजादी नीलम अभी तक नींद से बेदार नहीं हुई। राजा और मलिका दोनों परेशानी से शहजादी नीलम के कमरे में ही मौजूद थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनका एक ही जिगर का टुकड़ा था। वो बहुत परेशान थे। मलिका पूरी रात रोती रही। राजा सुबह होते ही आदेश देता है कि इस शहर के सबसे बड़े और दानिश्वर हकीम को मेरे महल में लाया जाए। वो जो मुंह से मांगेगा उसे दिया जाएगा। बस राजकुमारी को नींद से बेदार करना है। हकीम महल में आया। उसने राजकुमारी का मुआयना किया तो उसके भी वही अल्फाज थे जो पहले हकीम के थे। राजा साहब, माफी चाहता हूँ, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं और न ही कोई बीमारी वाजह नजर आ रही है। राजकुमारी खुद ही बेदार होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा को मायूसी हुई। राजा बहुत दुखी हुआ। मलिका रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। महल में दुख का आलम छा चुका था। न जाने पूरे मुल्क के हकीम आए, सबने इलाज किया, लेकिन राजकुमारी नीलम अभी तक नींद से बेदार नहीं हुई। कोई ऐसा शख्स बचा नहीं था जिसने राजकुमारी नीलम का इलाज न किया हो। सारे हकीम आते, इलाज करते, लेकिन वापस मायूसी के सिवा उनका सामना किसी से नहीं होता। मायूसी ही उनका मुकद्दर होती। दिन गुजरते जा रहे थे। राजा और मलिका उदास रहने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग बहुत दुखी हुए क्योंकि राजकुमारी नीलम बहुत खूबसूरत और नरम दिल की थी। वो लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी। एक दिन राजा कहने लगा, जाओ और इस मुल्क में ऐलान करो कि जो मेरी बेटी राजकुमारी नीलम का इलाज करेगा उसे नींद से बेदार करेगा, मैं उसका निकाह उसी से कर दूंगा। शहजादी नीलम की खूबसूरती के चर्चे तो पूरे मुल्क में थे। सिपाही जैसे ही मुल्क में गए, उन्होंने ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, जो राजकुमारी नीलम को नींद से बेदार करेगा, बादशाह का हुक्म है, उसका निकाह उसी से होगा। शर्त यह है कि शहजादी नीलम नींद से बेदार होनी चाहिए, और अगर इलाज न हुआ तो उसे सजा मिलेगी। लोग डर गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका इलाज करे, क्योंकि लोगों को मालूम था कि हजारों हकीम आए और वो मायूस लौटे, लेकिन राजकुमारी का इलाज नहीं कर पाए। फैलती फैलती ये खबर फजल बख्श कुम्हार के कानों तक पहुंच गई, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अयाज था। अयाज बहुत ही खूबसूरत नौजवान और मेहनती था। वो अपने बाप के काम में मदद करता था। जब ये बात उन तक पहुंची तो फजल बख्श कहने लगा, राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी दौरान अयाज, जो कि मेहनती था, उसने शहजादी नीलम की काफी चर्चे सुने थे। उसकी नेक दिली के बारे में उसे इल्म था। वो कहने लगा, अब्बा, क्यों ना मैं शहजादी नीलम का इलाज करूं? फजल बख्श हंसकर कहने लगा, कैसी बातें करते हो तुम? एक कुम्हार के बेटे हो और तुम्हारा काम ही यही है। बड़े बड़े ख्वाब मत देखो। लेकिन अयाज ने यह बात दिल में बिठा ली थी। उसने फैसला किया कि वो राजमहल जाकर राजा से बात करेगा। अयाज सुबह होते ही राजमहल पहुंचा। राजा साहब, मैंने सुना है कि आपने हुक्म दिया है कि जो राजकुमारी को नींद से बेदार करेगा,
आप उससे उसकी शादी करवाएंगे। क्या ये सच है? राजा कहने लगा, हाँ ये सच सुना है तुमने। क्या तुम इलाज करने आए हो? राजा साहब, मैं पहले राजकुमारी नीलम को देखना चाहता हूँ, उसके बाद ही कुछ कर सकूंगा। राजा अयाज को साथ लेकर राजकुमारी नीलम के कमरे में जाता है। अयाज राजकुमारी नीलम को देखकर हैरान रह गया। राजकुमारी नीलम गहरी नींद में सो रही थी। वो बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। अयाज देखते ही उस पर दिल हार बैठा। दिल ही दिल में उसकी मोहब्बत जाग उठी कि कुछ न कुछ करना होगा राजकुमारी को हासिल करने के लिए। राजा कहने लगा, देखो मेरी नन्ही राजकुमारी, कितना अरसा हो चुका है जब से नींद में है, न जाने इसे क्या हुआ, किसकी नजर लगी मेरी राजकुमारी को। अयाज कहता है, राजा साहब मुझे कुछ सोचने का वक्त चाहिए, तभी मैं कुछ फैसला कर पाऊंगा। राजा उसे एक दिन का वक्त देता है। अयाज घर आकर पूरी रात सोचता रहता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। मोहब्बत के चक्कर में उसने अपनी जान मुश्किल में डाल दी थी, लेकिन उसकी मोहब्बत सच्ची थी। सुबह होते ही वो राजमहल में पहुंचा। राजा उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अयाज को देखते ही राजा जफरुद्दीन कहने लगा, हाँ तो तुमने कुछ इलाज सोचा? अयाज कहने लगा, राजा साहब इलाज मैंने सोच लिया है, लेकिन उसके लिए मुझे एक रात राजकुमारी के कमरे में गुजारनी होगी। ये सुनते ही एकदम से राजा गुस्से में लाल हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? होश करो, तुम बोल क्या रही हो? राजा साहब यकीनन ये आपको बुरा लगेगा, लेकिन यही इलाज हो सकता है। इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है। मैं एक रात राजकुमारी के कमरे में गुजारना चाहता हूँ। राजा ने मल्लिका से बात की तो मल्लिका कहने लगी, राजा साहब देखें कितने हकीम आए हैं, लेकिन इलाज मुमकिन नहीं हुआ। क्या पता इस कुम्हार के बेटे के पास कोई ऐसा इलाज हो जो हमारी राजकुमारी को सही कर दे। राजा जफरुद्दीन राजी हो चुका था। कहने लगा, ठीक है, तुम राजकुमारी के कमरे में रात गुजार सकते हो, लेकिन दासियां तुम्हारे पास ही रहेंगी। ये सुनते ही वो कहने लगा, नहीं, कोई दासी नहीं होनी चाहिए। कमरे में सिर्फ मैं और राजकुमारी होंगे। बादशाह बड़ी मुश्किल से इस बात पर आमादा हुआ। रात हो चुकी थी। अय्याज राजकुमारी के कमरे में था। अब राजकुमारी उसके सामने बिस्तर पर सोई पड़ी थी। अय्याज उसकी तरफ देख रहा था और एक कोने में छुप गया। जब रात के 12 बजे तो उसके सामने एक ऐसा अजीब मंजर रूनुमा हुआ जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। एक बड़ा सा काला नाग राजकुमारी के मुंह से बाहर निकलकर खिड़की से बाहर चला गया। ये देखते ही वो हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना बड़ा सांप राजकुमारी के अंदर समाया हुआ था। वो वहीं बैठा रहा। जैसे ही 3 बजे वो सांप वापस खिड़की से अंदर आया और राजकुमारी के मुंह के अंदर चला गया। यह देखकर अयाज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। इसी तरह देखते देखते सुबह हो चुकी थी। राजा और मलिका जो अयाज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बोले, क्या हुआ? कुछ इलाज किया तुमने? कोई बीमारी समझ आई? राजा साहब मुझे लगता है कि मुझे एक दिन और रात इस कमरे में गुजारनी होगी राजकुमारी नीलम के साथ, लेकिन इस बार मुझे तलवार और एक रस्सी की जरूरत होगी। राजा फौरन सिपाहियों को हुक्म देता है कि तलवार और रस्सी लाकर अय्याज को दी जाए। सिपाही रस्सी और तलवार लाकर अय्याज को देते हैं। अब दूसरी रात थी। अय्याज तलवार और रस्सी के साथ उस कमरे में मौजूद था। वो एक जगह छुपा बैठा था। जैसे ही 12 बजे सांप राजकुमारी के मुंह से निकलकर खिड़की से बाहर चला गया। अब अय्याज उठा और राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। राजकुमारी की रंगत पीली जर्द हो चुकी थी, क्योंकि काफी अरसा गुजर चुका था। वो बिस्तर पर पड़ी थी और गहरी नींद में थी। अय्याज ने यह बात किसी को नहीं बताई। जैसे ही 3 बजे वो सांप खिड़की से वापस राजकुमारी नीलम के मुंह में जाने लगा, तो उसी दौरान पल भर में अय्याज ने तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। सुबह हुई तो उसने राजा को यह सारा माजरा बताया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। देखते ही देखते राजकुमारी उठ बैठी, लेकिन राजकुमारी को मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है और वो कितने अरसे के बाद बेदार हुई है। मलिका ने उसे सारी बात बताई। अब बात थी राजा के वादे की जो उसने अय्याज से किया था। अय्याज अपनी ख्वाहिश का इजहार राजा के सामने करता है तो राजा मुस्कुराकर कहता है, क्यों नहीं, तुमने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। तुम्हारे वसीले से ही मेरी बेटी आज सही सलामत है। अल्लाह ने तुम्हें वसीला बनाकर भेजा है। पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि अय्याज का निकाह राजकुमारी नीलम से हो रहा है, जिसके लिए सबको दावत दी जाती है। लोग हैरान थे कि एक कुम्हार के बेटे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के बेटे की किस्मत कितनी बुलंदी पर थी। राजकुमारी नीलम और अय्याज का निकाह बड़े खुशी और खुर्रमी से हुआ। सब बहुत खुश थे। लोग भी बहुत खुश थे कि शहजादी नीलम ठीक हो चुकी है, उनकी शादी हो चुकी थी। राजा ने हंस झील, जो उस मुल्क के पास थी और बहुत ही खूबसूरत थी, वहां अपनी राजकुमारी के लिए एक खूबसूरत महल बनवाया, जिसमें अय्याज और राजकुमारी ने अपनी खूबसूरत जिंदगी गुजारनी थी। अय्याज राजकुमारी नीलम को लेकर उस महल में रवाना हो गया। वो अपने बाप, एक भाई और भाभी के साथ वहां पर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। हर साल की तरह गांव में एक बड़ा मेला लगा करता था, जो पहाड़ी के ऊपर लगता था। गांव का हर कोई वहां मेला देखने जाया करता। राजकुमारी नीलम अपनी भाभी के साथ मेले पर जाने के लिए तैयार हो गई। पहाड़ के ऊपर सब लोग मौजूद थे और मेले की खुशियों में मग्न थे। राजकुमारी नीलम भी अपनी भाभी के साथ वहां पर मौजूद थी।
सब बहुत खुश थे, लेकिन एक तरफ अचानक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। पहाड़ के पत्थर नीचे गिर रहे थे। लोग डरकर भाग रहे थे। एक बड़ा राक्षस उनकी तरफ आ रहा था। राक्षस की नजर जैसे ही राजकुमारी नीलम पर पड़ी तो वो देखते ही उस पर बेईमान हो गया। राजकुमारी नीलम बेहद खूबसूरत थी। राक्षस हर साल ऐसा ही किया करता था और न जाने कितनी सुंदर लड़कियों को ले जाकर खेलकर जान से मार देता था। इस बार भी उसे कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी नीलम ही पसंद आई। उसने देखते ही राजकुमारी नीलम को उठा लिया। उसकी भाभी रोती रही लेकिन उसे बचा ना सकी, क्योंकि उस राक्षस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। लोग डर कर भाग गए। पूरे मेले में हंगामा मच गया। राजकुमारी नीलम की भाभी रोते हुए घर पहुंची। एयाज और उसका भाई बैठे थे। वो सर पीटने लगी। गजब हो गया है, राजकुमारी नीलम हमसे दूर चली गई। ये सुनते ही एयाज की रंगत सफेद पड़ने लगी। क्या हुआ भाभी, मेले में क्या हो गया? भाभी रोते हुए कहने लगी, वो पापी राक्षस आया, वो राजकुमारी नीलम को उठाकर ले गया है, ना जाने कहां। ये सुनते ही सबके चेहरों पर खौफ की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि सब जानते थे कि वो राक्षस खूबसूरत लड़कियों को उठाकर ले जाता है और उनके साथ खेलकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। आज तक उस राक्षस का मुकाबला कोई नहीं कर सका था। यास जो गुस्से से लाल हो चुका था उठ खड़ा हुआ। वो जल्दी से पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। राजकुमारी नीलम की तलाश में उसे कई दिन कई रातें रास्तों में भटकना पड़ा। आखिरकार वो पहाड़ी के आखिर में पहुंच गया, जहां पर एक गुफा थी और वहां आग जल रही थी। रात का वक्त था। एयाज वहां पहुंच चुका था। उसने देखा कि वहां अजीब सी खुशबू आ रही है। पहले तो वो समझा कि राक्षस यहीं कहीं रहता है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा उसने देखा कि एक बुजुर्ग गुफा में इबादत में मशगूल है, अल्लाह के जिक्र में डूबे हुए। उनकी सफेद दाढ़ी थी, उन्होंने हरा लिबास पहन रखा था और एक लाठी उनके पास रखी थी। बुजुर्ग ने देखा कि एक नौजवान गुफा के बाहर खड़ा है और बहुत ज्यादा परेशान है। बुजुर्ग उसके पास आए और सलाम किया। एयाज ने भी सलाम का जवाब दिया और अदब से उनके पास बैठ गया। बुजुर्ग कहने लगे, बेटा लगता है तुम बहुत परेशान हो, इस वीराने में क्या कर रहे हो? एयाज की आंखों में आंसू थे। एयाज ने सारा माजरा बुजुर्ग को बताया और कहा, आप मुझे इस राक्षस के बारे में बता सकते हैं? वो मेरी राजकुमारी को उठाकर ले गया है, ना जाने उसके साथ क्या करेगा। बुजुर्ग कहने लगे, बेटा मुझे उस पापी राक्षस का पता है, लेकिन आज तक कोई उसे शिकस्त नहीं दे सका। वो बहुत होशियार है। कितने लोग आए जो उसे मारने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके सामने जाते ही पत्थर के बन गए, क्योंकि वो बड़ा चालाक है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वापस लौट जाओ और इसे तकदीर का लिखा मान लो। लेकिन एयाज कहने लगा,